बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मीन। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर यह है कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब आज खुसूसी अदालत में पेश हुए। बताया यह जा रहा था कि रात को उनकी तबीयत नासाज हो गई थी और इससे पहले उनकी वालदा जो हैं वो भी काफ़ी सीरियस हालत में उनको शारजा में, उनको दुबई में एक हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और वो वहाँ पे आईसीयू में हैं। पहले ये खबरें आ रही थी कि वो चले जाएंगे, लेकिन इसके बरक्स उन्होंने कोर्ट में अपने आप को पेश किया और उसके बाद आज उनके ऊपर फर्द जुर्म जो है वो भी आयद हुआ। 5 पॉइंट्स जो हैं, मुकदमे तो नहीं कहूँगी, 5 पॉइंट्स जो हैं वो इस फर्द जुर्म का हिस्सा हैं कि उन्होंने जो 2007 में इमरजेंसी का निफाज किया था उसके मद में जो चीज़ें आती हैं वो उस पर उन्होंने खुद भी जवाब दिया अदालत में। उन्होंने कहा कि मुल्क को IMF से निजात दिलाई, डॉलर के मुकाबले में रुपए को मुस्तहकम किया, वतन की दिफा के लिए 2 जंगें लड़ी, अपनी जिंदगी के 44 साल पाक अफवाज को दिए। 1999 में जब इख्तिदार संभाला तो मुल्क दिवालिया होने वाला था। मैंने मुल्क का वकार बुलंद किया। इन तमाम बातों के बावजूद अगर मुझे गद्दार कहा जा रहा है तो मैं इस मुल्क का गद्दार हूँ, सवालिया निशान। गद्दार वो होता है जो मुल्क के राज बेचता है और इसके साथ साथ गद्दार वो भी होता है जो अपने आप को सादिक और अमीन तो कहता है लेकिन इस जिम्रे में नहीं आता। खुसूसी अदालत का फैसला, उन्होंने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाहर जाने पर दरख्वास्त जो है वो मंजूर इसलिए नहीं की क्योंकि ये उनकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। अदालत ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में डाला है और वही इसे निकाल सकते हैं। और अब तक आने वाली इत्तलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वजारत दाखिला को एक खत लिख दिया गया है। अदालत ने फैसले में ये कहा है कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ अदालत की हिरासत में नहीं है और इनकी नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई गई। अदालत ने कहा है कि मुल्जिम को जरूरत पड़ने पर तलब किया जा सकता है, तब तक इस्तिस्ना दी जाती है उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद। अब सवाल यह पैदा होता है कि अहम हुकूमत जो चाहती थी क्या वो हो गया? एक साबिक आमिर को, एक डिक्टेटर को, एक फौजी जनरल को इमरजेंसी लगाने के हवाले से अदालत में पेश करना था, उनका ट्रायल करना था, उन पर ट्रीजन एक्ट लगाना था, उन्हें पूरी मुल्क में, मुल्क से बाहर दुनिया में गद्दार कहलवाना था। तो ये सब तो हो गया। क्या अब इस फर्द जुर्म से एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है कि आइंदा कभी कोई पाकिस्तान अफवाज का फौजी जनरल अपने हम नवाओं के साथ एक बार फिर मुल्क पे काबिज नहीं होगा? ये तो सिर्फ मुल्क की जमहूरियत ही बता सकती है, क्योंकि वो जो अमल करेगी वही अमल आवाम को और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए उसको मुस्तहकम बना सकेंगे। लेकिन ये खबरें भी आ रही थी कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने माफी मांग ली है। अब ये क्या माफी उन्होंने तहरीरी तौर पर मांगी है? कोर्ट में उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया। फिर हुकूमत के पास अगर इसकी कोई वाकई वाज़े एविडेंस है तो मेरे ख्याल से हमें दिखा देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो ये कोई पहली दफा नहीं है। बहुत दफा आमिर आते हैं तो हुक्मरान माफीनामा लेके और दूसरे ममालिक के मदद से, दोस्त ममालिक जिनका काम है आर्बिट्रेशन कराना, वो उनको ले जाते हैं। तो हो सकता है इस दफा भी कोई आर्बिट्रेशन या कोई बैकग्राउंड डायलॉग हो रहा हो। क्या वजारत दाखिला उन्हें जाने की इजाजत देगी या नहीं? इस केस से अलबत्ता हासिल क्या हुआ? ख्वाजा आसिफ कहते हैं आज एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल डिसीजन हुई है। क्या डिसीजन है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साथ जो गेस्ट है मैं उनका तारुफ करा देती हूँ, उनसे गुफ्तगू का आगाज शुरू करते हैं। आसिया इसाक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी इत्तलात परवेज़ मुशर्रफ साहब की पार्टी की, जो उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी APML। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहसिन रांझा साहब कौमी असेंबली के मेंबर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिया साहिबा, गुफ्तगू का आगाज आपसे करूंगी। ये जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आज कोर्ट जाने का डिसीजन लिया, ये उनका अपना ज़ाती डिसीजन था, क्योंकि रात तक इत्तलात ये आ रही थी कि उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है तो वो नहीं जाएंगे। फिर अचानक सुबह उन्होंने ये फैसला भी बदला, कोर्ट भी गए और उसके साथ साथ अपने वकला को भी तब्दील कर दिया। यानी कि आज वो बैरिस्टर फरूक नसीम साहब को उन्होंने
सामने किया। तो इत्तलात ये आ रही थी कि वो शायद अपने वकला से कुछ नाराज भी हैं। इन एक दो बातों की अगर आप वजाहत करें। बहुत बहुत शुक्रिया जैस्मिन। सबसे पहली बात ये कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान की अदालतों से किसी किस्म की कोई एलर्जिक नहीं है, और ये पिछले 1 साल से जब से वो पाकिस्तान लैंड किए हैं और कानून का जितना वो एहतराम करते हैं, लोग तो सिर्फ ज़बानी कलामी कॉल से बात करते हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने तो अपने अमल से साबित किया कि लैंड करने के तीसरे दिन वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे, और इस पिछले 1 साल के दौरान जब से वो आए हैं, ये 17वीं बार थी जब परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान की अदालतों में पेश हुए हैं। और एज फार एज ये स्पेशल कोर्ट इज कंसर्न, तो उसके अंदर भी ये उनकी दूसरी पेशी थी, और इससे पहले वो क्यों नहीं पेश हो सके, जिसके अंदर सिक्योरिटी रीजन थी, तो वो आज उन्होंने कोर्ट के अंदर उसको बड़े वाज़ेह तरीके से उन्होंने बता दिया कि जी मुझे मरने से डर नहीं है, मेरी वजह से जो लोग पिछले जो जितने वाकयात हुए जिनमें उनके ऊपर हमले हुए हैं और जिसके अंदर बहुत सारी जानें ज़ाया भी हुई, उन्होंने उसको बताया कि जी ये वो रीजन है कि मुझे नहीं वो है कि लेकिन मेरी वजह से चार्ज को रिफ्यूट किया ना, उन्होंने नॉट गिल्टी कहा अपने आप को। एग्जैक्टली वो है नॉट गिल्टी, और यही तो हमारी प्ली है कि अगर तो वो कहते हैं ना कि या तो मुर्गी हराम हो तो फिर उसका शोरबा भी हराम होगा, ये क्या कि मुर्गी हलाल तो उसका शोरबा हराम। तो 1999 के अंदर जो हुआ था वो तो हलाल हो गया, इसलिए कि उसके अंदर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और उनकी पूरी काबीना ने 3 साल के लिए इंडेमनिटी दे दी परवेज़ मुशर्रफ साहब को, और वो जो एक छोटा सा कदम था जो कि उसी सिनेरियो के अंदर लिया गया था। माफीनामा मांगा तौर पर मैं आपको यही वाली बात बताऊं ना, ख्वाजा आसिफ बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये उस काबीना में भी शामिल थे जिसने परवेज़ मुशर्रफ से हलफ भी लिया था, तो उनको शर्म आनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि अभी शायद उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा थोड़ा भूचाल आया हुआ है पर्सनल लाइफ के अंदर कि उनको भी जरा सा एहसास नहीं है कि नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ में जमीन आसमान का फर्क है। नवाज शरीफ यहाँ से चले गए थे, परवेज़ मुशर्रफ खुद पाकिस्तान की अदालतों का सामना करने आए हैं और अपनी अदालती निजाम पर यकीन के साथ आए थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब को ये तो नहीं पता था ना कि उन पर ट्रीजन का चार्ज लगा दिया जाएगा, ये भी एक बात है। आप अलबत्ता इस बात को डिनाई कर रही हैं कि कोई माफीनामा नहीं दिया गया, कतई तौर पर तो यानी कि ये कोई डील भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। डील किसके साथ करेंगे? आप के साथ ही करेंगे ना। जैस्मिन, आप मुझे सिर्फ एक बात ये बताइए कि पाकिस्तान की सियासत का एक पैटर्न रहा है कि जी माफी मांगो चले जाओ, तो पाकिस्तान के अवाम को ये जो इस वक्त हुक्मरान है या जो इससे पहले जो चले गए वो यही बताना चाहते हैं कि जी जो पाकिस्तान की सियासत में आता है वो इसी तरह से होता है। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आज हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज की इस कार्रवाई को, परवेज़ मुशर्रफ साहब के कोर्ट जाने पे, उन पे फर्द जुर्म आयद होने पर और उसके बाद अदालत का ये कह देना कि हमने नहीं रोका इनको, पहले तो हम इनको अस्तना देते हैं क्योंकि तबीयत के ग्राउंड्स पर जो उनके लॉयर्स ने मांगी, उन्होंने कहा हमने थोड़ी रोका है इनको, अगर ये वजारत दाखिला इनका ECL पे से नाम हटा सकती है तो हटा दे, यही उनका कहना था। किस तरह देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? मेरे ख्याल में पार्टी का सरकारी मौक़िफ़ इस मसले पर तो पार्टी का ओहदेदार ही कोई दे सकेगा, और लेकिन इस मजमूई सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आता रहा है, अब वो ढका छुपा नहीं है। मेरी बहन, मैंने उनका नाम नहीं सुना, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रही थी। 2 बातें इन्होंने बड़ी हैरान कुन है। पहले तो मैं इनके अदालत से भागने, अदालत से छुपने, फिर अचानक आने और फिर फर्द जुर्म आयद होने, सबको मैं समझता हूँ कि ये फिक्र का क्या तौबा करने का मौका है, मकाम इबरत है कि जो मुक्के लहरा लहरा के सैकड़ों लोगों को मरवाने की बात करते थे, जो कहते थे मैं अकबर बुगटी को यूं कर दूंगा, बेनजीर नहीं आएगी, मियाँ साहब नहीं आएंगे, अब उनको देखे किस मकाम पे पहुंचे, यह मकाम इबरत है। लेकिन मेरी बहन ने 2 बातें अच्छी की हैं। कहा कौल फैल की बात कौल की बात नहीं है, मुशर्रफ ने तो अपने अमल से साबित किया है वो आइन की कितनी इज्जत करते हैं। मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई अच्छी बात नहीं है। 3-4 बार आइन तोड़ के आपको दिखा दिया, पूरी अदलिया को जेल में डाल के दिखा दिया, सारे मामला जो उन्होंने किए ये सब आइन की तो उन्होंने इज्जत की है। मौला बख्श चांडियो साहब, ये आपके मुंह से तो अच्छा नहीं लगता कि आपके लीडर ने तो अपने आप को सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ही डिक्लेयर कर लिया था। और दूसरी बात ये, आमिर ना गए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। बीबी को आप लोग निगोशिएशन करके आप पाकिस्तान लेकर आए और फिर उनकी शहादत पर आप लोग सियासत करते रहे। जैस्मिन जी जैस्मिन बीबी इनको रोके, जैस्मिन बीबी इनको रोक लिया। खातून है, मेरी बहन है, मेरी बहन है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ।
लेकिन आप मुशर्रफ की वकालत और दलाइल देने के लिए आपको जिस जुर्रत की जरूरत है वो हक और इंसाफ पर मबनी होनी चाहिए। आप खामोशी सुने और जब आप बोलेंगे मैं नहीं बात करूंगा। दूसरी बात इन्होंने अच्छी बात की है, वो ये है कि मुर्गे वाली जो बात की है, तो कि मुर्गा तो हलाल हो गया शोर, ये बात तो सही है। जब इन्होंने आइन तोड़ा, जब इन्होंने मियाँ साहब की हुकूमत खत्म की, मियाँ साहब को जेल में डाला, एक्शन तो उन तमाम लोगों को भी दायरे में लाना चाहिए था जिन्होंने इनकी मदद की। जब इन्होंने आइन को तोड़ा तब इन्होंने अख्तियार दिया इनको कि आइन का हुलिया बिगाड़ के रख दो। उन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया, तब वो क्यों नहीं बोले? बात तो उनकी सच है, लेकिन इस मकाम पर मैं अब उधर नहीं जाता। जो बात अदलिया में उसकी बात मैं ये करूंगा, बात ठीक है, इनको सजा आए ना आए, ये आगे मामला चले ना चले, लेकिन बात जहां भी पहुंची है ये एक अच्छी बात है। पाकिस्तान में एक रिवायत तो पढ़नी चाहिए, ये जुल्म नहीं है जो आइन तोड़े उनकी हिमायत ऐलान करते फिरे। लेकिन चांडियो साहब एक बात सुने, आइन तोड़ने वालों को हुक्मरान बनाने की बातें करें, चांडियो साहब कैसे हो सकता है? एक बात बताएं, बात तो ठीक है, बात तो उनकी ठीक है, चांडियो लेकिन करना उनसे उनके जमाने से चाहे। एक बात बताएं ना, रिवायत क्या? मैं बोल रही हूँ, चांडियो साहब ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। मेरी बहन सुने, मेरी बहन सुने, मैं बीच में बोलना जानता हूँ, मैं बीच में बोलना चाहता हूँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप सुन लेना, मैं जैस्मीन बात कर रही हूँ। नंबर पे बोले आप, जब आपकी आएगी। मेरी आ गई ना बारी, मैं सवाल करना चाहती हूँ। चांडियो साहब मैं जैस्मीन नहीं, ऐसे नहीं है, आपको भी ये इजाजत, आपको भी ये इजाजत में, सवाल ये इजाजत मैं आपको भी कभी नहीं देता हूँ। बात तो पूरी कर लें। अच्छा बात कर लें सर, बात कर लें। मैं टीवी पे नहीं बैठा हूँ, मैं नहीं चले आप कर लें, मेरे सामने टीवी नहीं है। मैं आपको वैसे कह रही थी कि आपके हुक्म पर बैठा हूँ अपने घर चांडियो में। साहब मेरा सवाल बात कर रहा है, आपकी पूरी बात सुन ली गई है। जब आपकी पूरी बात मैंने सुन ली है, पूरा आपका मौकिफ मैंने सुना है, सबने सुना है। मैं खाली एक छोटी सी बात यहाँ ऐड ऑन करना चाहती थी। आपने कहा एक रिवायत पड़ गई है। सर क्या रिवायत पड़ गई है? रिवायत ये पड़ गई है कि सब एक दूसरे से माफी मांग लेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, या रिवायत ये पड़ गई है कि हाँ आज एक जनरल जो है वो स्पेशल कोर्ट के सामने पेश हो गया? जी, रिवायत ये पड़ गई है, मैं आज आपको बताऊं जी, मैं आज आपको रिवायत बताऊं। कम से कम जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है उसको अवाम के फैसले के सामने झुकना पड़ा है, अदालत में आना पड़ा है, लाख उसको पनाहें दी गई हैं, लाख उसने फरार के रास्ते अख्तियार किए हैं, लाख उसने अपने हिमायतियों को लाया, कम से कम आए तो हैं। ये आप अपने अकीदे में देखें जैस्मीन बीबी, ठीक है, अलामती कितनी अलामती चीजें की जाती हैं ताकि असल को हम जाहिर करें। ये भी अलामती भी है तो भी अच्छी बात है, कम से कम बात तो करनी चाहिए। यहाँ आइन तोड़ेंगे, लोगों को फांसियां देंगे, मुंतखब वजीरों को जेलों में डालेंगे और फिर फखर से इस मुल्क में सियासत करते फिरेंगे और कहेंगे हम निजात दहिंदा हैं। ऐसा हरगिज नहीं, ये बहुत अच्छी रवायत है। क्या होता है मैं समझता हूँ, मियाँ साहब की हुकूमत और मियाँ साहब खुद बड़े नरम दिल हैं, एहसान फरामोश नहीं होंगे, वो बड़े मुसलमान हैं, वो समझते हैं एहसान का बदला एहसान है। तो इन पे जिन्होंने एहसान किया है हो सकता है वो एहसान का बदला अच्छा ही दे, मैं उसमें बीच में नहीं पड़ रहा। मोहसिन रांझा साहब अच्छी हो गई है, चांडियो साहब और जो इनको आज मजबूर होना पड़ा है कैसे। एक मिनट दीजिएगा, मोहसिन रांझा साहब हमारे साथ वो भी मौजूद है, उनका भी मौकिफ लेते हैं हुकूमत की तरफ से। मोहसिन रांझा साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मोहसिन ये बताइएगा कि अब वजारत दाखिला को खत लिखा जाएगा, वो आप अप्रूव लो, आप वजारत दाखिला करती है नहीं करती? अलबत्ता पिछला एक केस है जिसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जो है ECL पे डाला गया था, लेकिन उन केसेस में वो जो है उनको जमानत मिल चुकी है। बहरहाल आज के डिसीजन को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कोर्ट्स ने अब जो है वो रुख केस का एक तरह से हुकूमत की तरफ मोड़ दिया है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि आज खाली फर्दे जुर्म लगेगा, केस चलेगा, आगे क्या होगा? बहुत शुक्रिया जैस्मीन। इसमें जो जहाँ तक कि उनको बाहर जाने पे उनके ममानियत का सवाल है, उसके ऊपर आप जिस तरह खुद ही कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज केसेस हैं वो उनके केस जो है उसमें उनकी बेल एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी हैं। ये एक ऐसा मैटर है जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ही डिसाइड करेगी। वैसे जो नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि जब भी कोई मैटर अंडर पेंडिंग होता है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसमें जो भी एक्यूज्ड होते हैं होती है कि उनका नाम ECL पे डाल दिया जाता है, चाहे वो किसी भी लॉ के नीचे प्रोसिक्यूट किया जा रहा हो। और उसमें फिर एक प्रोसेस होता है जो प्रोसेस इनिशिएट करता है, उसका डिसीजन फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री करती है अंडर दैट डिसीजन कोर्ट डायरेक्शन ऑफ द।
तो भी मैंने डिटेल्ड नहीं पढ़ी अभी कोर्ट ने के ऊपर सॉरी मोहसिन, आई कांट हियर यू। आपकी ऑडियो में थोड़ा सा मसला आ रहा है। आई थिंक आपके फोन के सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं। शुड वी रिकनेक्ट? ओके, शुड वी रिकनेक्ट? उन्होंने कहा मेरे पास डिसीजंस नहीं आई हैं अभी तक, मुझे नहीं पता वजारत दाखिला क्या कोर्ट की लेकिन फरोख नसीम साहब, बैरिस्टर साहब, जिन्होंने आज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब के बिहाफ पे उन्होंने कोर्ट में अपना मौक़िफ़ पेश किया, वो ये कह रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन जमा करवा दी है। अब देखना यह है कि इस एप्लीकेशन के बदले में वजारत दाखिला क्या जवाब देती है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। मोहसिन रांझा साहब सुन सकते हैं मुझे? जी, आई कैन हियर यू। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सॉरी मोहसिन, आई बिलीव आप किसी ऐसी जगह पे हैं, मैं आपसे नहीं पूछूंगी। आई होप इट्स अ वेरी सेफ प्लेस बिकॉज दे सेड आवर डीएसएनजी कैन नॉट गो इन एनीवे। एक्सट्रीमली सेफ। ओके मोहसिन, मुझे ये बताइएगा कि आज ख्वाजा आसिफ ने कहा जी हुकूमत और फौज परवेज मुशर्रफ साहब के मामले पर एक पेज में है। क्या मतलब है इसका? इस केस से फौज का क्या लेना देना है? इस केस से देखिए, मैं एक जो कंफ्यूजन मुझे नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि ये जो केस प्रोसिक्यूट कर रही है, ये केस जो डिसाइड कर रही है, जो एडजुडिकेट कर रही है, ये गवर्नमेंट कर रही है। ये एक बड़ा गलत इंप्रेशन है। ये पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है जो कि पिछले कुछ सालों में इतना वाइब्रेंट हुआ और उसमें तब्दीलियां आई कि रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हुआ, एक्ट ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हुई और पाकिस्तान इस फेज में से अब गुजर के काफी डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले में ऊपर जाता जा रहा है रैंकिंग में। अब हम ये कहना कि ये गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू, वो तो एक प्रोसिक्यूट कर रहा है, एक प्रोसिक्यूटर है गवर्नमेंट की तरफ से, फैसला अदालत ने करना है। तो ये रूल ऑफ लॉ की बात है, इसमें किसी को पर्सनल होना या किसी अदारे को या किसी इंस्टीट्यूशन का पर्सनल होना वो बनता नहीं है। ये एक फर्द वाहिद को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है जिसमें कोई इंस्टीट्यूशन जो है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा रहा कि अगर एक सेकंड मोहसिन, क्लियर में ये बात क्लियर हो चुकी है। पहली बात तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये केस हुकूमत ने नहीं इनिशिएट किया? जी, ये केस हुकूमत ने इनिशिएट किया है, लेकिन ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के बीच में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिसमें पीटीआई, जिसमें पीपल्स पार्टी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और फिर उसके बाद ये वहां पे ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट फैसला हुआ। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं था, ये तमाम सियासी जमातों का डिसीजन था। आज आपको फैसला हुआ। एक सेकंड मोहसिन, लेट मी करेक्ट दिस फैक्ट। ये जावेद हाशमी साहब ने भी इस पे आज स्टेटमेंट दिया, लेकिन मैं ये कहना कि पार्लियामेंट फैसला की मुराद ये है कि इसके ऊपर बात पार्लियामेंट में ये हुई कि रेफरेंस देना है कि नहीं देना। रेफरेंस भेजने पे बात नहीं, इस पे बड़ी डिबेट हुई है पार्लियामेंट में। और मैं आपको इसमें आपको बताता हूँ, ये डिबेट इसमें पार्लियामेंट में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन ओथ टेकिंग समिति साहब ने जो है शर्म आनी चाहिए कि आप पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड पे बैठ समझ नहीं आ रही कि ये जो मोहतरमा है ये इंटरप्शन कर रही है, इनको पता किसी चीज का है नहीं, इनको बात करने का पता है। आप कम से कम उन लोगों को ऑनलाइन लिया करें, इनको बात करने का तो पता और किसी के अंदर इंटरप्ट नहीं करना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये शर्म आनी चाहिए क्या? लेट मी क्वेश्चन मोहसिन साहब। मोहसिन, यू आर अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल गेस्ट। अगर आपको उनकी कोई बात नहीं, मैं अभी चांडियो साहब से भी इसी तरह मिसबिहेव कर रही हैं, अभी फिर ख्वाजा आसिफ की पर्सनल लाइफ के ऊपर ये बात कर रही। देखें, ये आप क्या कौम को मैसेज दे रहे हैं कि दिस इज व्हाट वी आर ऑल अबाउट। ये सियासतदान इस तरह होते हैं? नहीं, वो ठीक है, देखिए ये सियासत का हिस्सा है मोहसिन। आई मीन वी हैव, अब हम अगर अमेरिका में भी होते हैं ना तो वहां पे भी ये चीजें स्कैंडल्स उभरते हैं लोगों के बारे में। स्कैंडल बिल्कुल होने चाहिए, टू द पॉइंट रहना चाहिए, जो डिस्कशन है उसके ऊपर रहे। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, क्या आप कोई 1, 2, 3 डेट्स मुझे बता सकते हैं जिसमें पार्लियामेंट ने इसको ऑफिशियली इस पे डिबेट किया, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना मौक़िफ़ दिया और पार्लियामेंट ने एक यूनानिमस या नॉट इवन यूनानिमस 3 पार्टी डिसीजन दी हो कि यस लेट अस। इस इशू के ऊपर डिस्कशंस पार्लियामेंट में भी हुई हैं, डिबेट्स भी हैं। और मैं आपको पहली डिस्कशन बताता हूँ, जो पहला इस पे इशू रेज किया था शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जिस दिन ओथ टेकिंग सेरेमनी थी,
अभी गवर्नमेंट अभी कैबिनेट No, भी no, कॉन्स्टिट्यूट no, नहीं no, हुई। Mohsin, let's come back to the parliament. No, you cannot deviate पार्लियामेंट from. में फ्लोर पे खड़े होकर ये बात की थी कि गवर्नमेंट को ये इनिशिएट करना चाहिए। करना मैं आपको चाहिए। बता रहा हूँ, अब बाकी It's a statement. पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड आप देख लीजिए, ठीक है, तो I फिर agree. आप पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। I agree, part of the record है, ये this is a statement. लेकिन जहां आप कह रहे हैं ना कि पूरी तरह ये असेंबली में डिबेट हुई है, no, this is a one man decision, one man being the prime minister, जिन्होंने जो मेरी चौधरी निसार की देखिए, अब प्राइम मिनिस्टर वन मैन, और आज जावेद हाशमी की स्टेटमेंट आ रही है जो पीटीआई के लीडर है कि ये जो मुशर्रफ के अगेंस्ट प्रोसिक्यूट किया जा रहा है ये बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। अब ये वन मैन तो बात है, जावेद हाशमी साहब आपको पता है हमारी दूसरी पार्टी में उन्होंने हमारे अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा है। मैं आपको डिविएट नहीं करने दूंगी, मैं आपको वापस उसी तरफ लेके आऊंगी। मेरा बिल्कुल एक टू द पॉइंट सवाल है। आपने मुझे ये कहा कि पार्लियामेंट ने इसके ऊपर कोई डिसीजन ली, जो कि पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन नहीं ली, या रावलपिंडी के अंदर जो फसादात हुए थे उसके बाद वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ था, पूरी सहाफी बरादरी को बुलाया गया और एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मुहर्रम के में होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग के हवाले से चौधरी निसार कुछ बताएंगे। उन्होंने बिल्कुल ही एक यू टर्न लिया और उन्होंने कहा जी मैं उस पर तो बाद में बात करूंगा, हाँ अलबत्ता हमने ये सोच लिया, हुकूमत ने, हमने ये सोच लिया, मेरे पास साउंड बार मौजूद, हम परवेज मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। आप ये देखिए, आज अगर जावेद हाशमी साहब ये बात कर रहे हैं, सोमरो साहब भी यही बात कर रहे हैं, मैं भी ये बात कर रहा हूँ, तीन पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये बात कर रही हैं तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट भी ऑन द सेम पेज थी। चांडियो साहब मुझे ये बताएं कि मोहसिन रांझा साहब इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने डिबेट की, पार्लियामेंट ने फैसला लिया और पार्लियामेंट ने कहा जी परवेज मुशर्रफ पे ये जो है गद्दारी का मुकदमा चलाओ, हम सब इकट्ठे हैं और पार्लियामेंट का ये डिसीजन है। ये मुतालबा तब बहुत सारी सियासी पार्टियों ने किया, लेकिन मेरा ख्याल है जो मेरी मालूमात है उसमें भी पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कोई रेजुलेशन या ऐसी कोई पास नहीं की है। मेरे मालूमात में भी कोई पार्लियामेंट ने मुत्तफिका कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन पार्लियामेंट मौजूद अक्सर सियासी पार्टियों ने यही मुतालबा किया कि इस मामले को उठाया जाए और आइन को तो ये ठीक है, ओके, मुतालबा और सेनेट में रेजुलेशन जरूर पास हुई है। सेनेट में अक्सर मुतालबा अक्सर पार्टियों ने सेनेट में तो किया, सेनेट में मुतालबा, सेनेट में रेजोल्यूशन भी पास कीजिए। ठीक है, चले मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ, अब ये हुकूमत इसको एक लॉ ऑफ द लैंड हुकूमत इसको चला रही है, मैं वापस उसी स्टेटमेंट पे आऊंगी। आज ये अब देखें ना, अब एक जमहूरी हुकूमत के होते हुए मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर हम गोइंग बाय द बुक एंड बाय द लैंड ऑफ लॉ ऑफ द लैंड है, ये स्टेटमेंट से मैं क्या मुराद लूं जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके वो कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर कि जी हुकूमत और फौज तो मुशर्रफ के मामले में एक पेज पर है, क्या मतलब है इस बात का? ये सही बात, आप अच्छी बात पूछी जी, क्या मतलब, आप क्या मतलब लेंगे चांडियो साहब, क्या मतलब है इस बात का? मैं तो इनको कह रहा हूं ये परेशान है, हुकूमत भी परेशानी में लिए, अब भी परेशानी में चला रहे हैं, इनको कोई मामला एक इनका तयशुदा नहीं है। हर मिनिस्टर साहब का अलग बयान है, सब मिनिस्टरों में से अक्सर मिनिस्टर पार्लियामेंट से घबराते हैं, डरते हैं सामने आने से। ख्वाजा साहब एक बहुत अच्छे इंसान है, अभी मेरी बहन ने उनकी जाती जिंदगी के लिए कहा, यह मुनासिब जुमला नहीं था उनके लिए, लेकिन इसके बावजूद भी कहता हूँ ख्वाजा साहब का भी ये बयान जो अच्छा बोलते रहे इस हवाले से मैं सुनता रहा हूं उनको, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। हर मसले में हम अपनी फौज को, अफवाज को अलग क्यों साबित करना चाहते हैं? तासुर ये दे रहे कि फौज अलग है, हुकूमत अलग है। गुज़िश्ता 5 साल जितने मुश्किल हालात थे उसमें जिसमें अफवाज पाकिस्तान जिस अंदाज से जमहूरियत को सपोर्ट किया, जिस अंदाज से जमहूरियत के फैसले माने, जिन अंदाज से पार्लियामेंट के सामने जवाबदार खड़े होकर, ये एक अच्छी रिवायत थी उनने, और फिर पुरअमन तरीके से इंतकाल इक़्तिदार हुआ है। अब आपके बयानात गैर माकूल, नामाकूल बयान है कि हुकूमत और फौज एक पेज में, क्या मतलब है? फौज अलग है, फौज मातहत है, फौज आपका इदारा है, वो कह रही है कि हम जमहूरियत की सपोर्ट करते हैं, हमारी कोई ख्वाहिश, आप ऐसे तासुर क्यों पैदा कर रहे हैं? और जैस्मीन, ये मुशर्रफ का एक मामला नहीं है, हर इशू पर आप देख लो इनके मोहतरम मुकर्रम वज़रा जो हैं, एक तो बहुत वज़रा हैं और गुरबा और मसाकिन में शुमार होते हैं, लेकिन जो बासर वज़रा हैं उनके बयान देखो, एक बयान नहीं है उनका,
ہر ایشو پر الگ ہے. طالبان کی کمیٹی پر ایک ایشو دیتے ہیں, اس میں دوسری بات کہتے ہیں, ایک آپریشن کی بات کرے گا, ایک مفاہمت کی بات کرے گا. آپ دیکھیں تو صحیح کیسے پریشان ہے. ایسے لگتا ہے جیسے حکومت جو موجودہ حکومت ہے اپنے برابر ایک ملک سے بات چیت کر رہی ہے, کسی تنظیم سے بات نہیں کر رہی. لگتا ہی نہیں کہ کوئی تنظیم سے بات چیت ہو رہی, وہ لگتا ہے ایک ملک سے بات کر رہے ہیں. کوئی ایسے انداز سے باتیں مانی جا رہی. یہ کہہ رہے ہیں پریشان ہے کہ اس معاملے. پاکستان کی فوج جی چانیہ صاحب ایک منٹ دیجیے گا. آسیہ اسحاق صاحبہ یہ کہتے ہیں حکومت اور فوج پاکستان کی ایک پیج پر ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا ہے وہ ایک پیج, کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر آیا تھا, اس نے آئین پہ قدغن لگائی اور ججز کو جیلوں میں بھیجا اور سارے برے کام کیے, اس لیے اس کو جو غدار ہے اس کو غداری کا مقدمہ اس پہ چلاؤ. فوج یہ چاہتی ہے کہ ان کا جو فارمر چیف آف دی آرمی سٹاف رہ چکا ہے اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلاؤ. اسی پہ دونوں ایک پیج پہ نا, تو یہ تو اچھی بات ہوئی. جیسمین, مجھے تو آج اس پروگرام کے اندر بیٹھ کے یہ تجربہ ہو گیا کہ لوگ میڈیا پر کتنا بلیٹنٹ جھوٹ بولتے ہیں. وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ کے اندر آئے تھے تو جب انہوں نے تقریر شروع کی تھی, پہلی تقریر جو کی تھی وہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے مسائل کے اوپر نہیں کی تھی, وہ انہوں نے پرویز مشرف پہ کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا جی ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ جی ہم کریں گے. اس کے بعد جو ہے اب ہر طرف سے الگ الگ جگہ پہ کوئی پارلیمنٹ کے اندر جو طریقہ کار آئین کے اندر درج ہے, جو قانون کے اندر درج ہے, وہ یہ کہ آپ اسمبلی کے فلور کے اوپر اس کو لے کر آتے. آپ کی ذاتی پسند اور ناپسند کے اوپر تو پاکستان نہیں چلتا. میاں صاحب اگر اس کو اسی حساب سے چلانا چاہتے ہیں اور ان کے لوگ میڈیا پر آ کے اوپنلی جھوٹ بولتے ہیں کہ جی فلور آف دی ہاؤس پر یہ بات ہوئی, تو اسی فلور آف دی ہاؤس کو جو ہے اگر خواجہ آصف نے اگر آج استعمال کر لیا کہ جی فوج اور گورنمنٹ جو ہے وہ پرویز مشرف کے اوپر ایک پیج پہ. میں آج آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بہت کلیئر ایک میسج دے دوں, 3 باتوں پر فوج اور گورنمنٹ آن بورڈ نہیں ہے ایک ساتھ. ایک, طالبان کے ساتھ نیگوسیشن. 2, پرویز مشرف. تیسرا, انڈیا کو MFN اسٹیٹس دینا. یہ آئیں اور اس کو آ کر جھٹلا دیں. اور رہی بات اس کی کہ یہ جو ٹائمنگز رکھی گئی ہے پرویز مشرف کو انڈائٹ کرنے کی اور ان کے اوپر یہ غداری, یہ آپ دیکھیں کس وقت ہوا ہے, جس وقت پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کے اندر حالت جنگ کے اندر موجود تھی. تو اس وقت آپ نے پاکستان کے سابق چیف آف دی آرمی سٹاف جس نے اپنی زندگی کے 44 سال پاکستان کے دفاع کو دے دیے, آپ اس کو انڈائٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک مثال بنانا چاہتے ہیں نا فوج کے لیے. بات یہ بہت اچھا کیا آپ نے یہ جملہ کہا جیسمین, مثال ہی بننی ہے, شوکیس ہی ہے. پھر عدالت ہٹا دیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک سمبل بنانا ہے اور اس سمبل کی بنیاد پر ہم نے عدالتوں کو ملائن کر کے ان کو استعمال کرنا ہے. پھر یہ نہ کہیں کہ عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. اگر تو عدالتیں نے انصاف کرنا ہے تو پھر عدل ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے. جس طریقے سے آج پرویز مشرف صاحب نے کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ میں آج عدالت میں خود کھڑے ہو کر یہ بات پوچھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عدالتوں میں عدل کہاں ہے. اب وہ اسی عدل کے لیے آئے تھے نا پاکستان. یا تو آپ شوکیس بنا لیں, جیسے مولا بخش چانڈیو صاحب نے, میرے بھائی نے کہا کہ جی بہت ساری چیزیں علامتی ہوتی ہیں, تو کر لے پھر حکومت علامتی جو انہوں نے کرنا ہے. پھر عدالتوں کو کیوں استعمال کر رہی ہے؟ نہیں, استعمال کیا مطلب کر رہی ہے؟ لا آف دا لینڈ ہے. انہوں نے ایک کیا محسن یہ بات درست نہیں ہے؟ میری بہت سارے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبر سے, پارلیمنٹیرین سے بات ہوتی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بہت سارے لوگ آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ پرویز مشرف کو ایک ایسا اگزامپل بنانا ہے تاکہ پاک فوج یاد رکھے ساری زندگی کہ پھر یہ کام کبھی ہوا تو پوری کی پوری سول سوسائٹی, جمہوریت اور پاکستان کی عدلیہ اس کو برداشت نہیں کرے گی, کسی قسم کی بھی ایڈونچرزم. Is that true? دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ یہ بات کریں کہ جو پاکستان کا آئین ہے ہم اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر ایک چیز آئین میں لکھی ہوئی ہے اور ایک بندہ آئین کی خلاف ورزی کرے, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ آپ ہوں, چاہے وہ اس پروگرام میں کوئی پارٹیسپینٹ ہو یا کوئی بھی پاکستانی شہری ہو, تو اس کے اوپر قانون برابر ہے. یہ دیکھنا کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے, یا پرائم منسٹر ہے, یا وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے ایڈمنسٹریشن کا, ایسا یہ آئین کو توڑنا تو آئین کو توڑنا ہے. اگر ایک بندہ آئین توڑتا ہے تو اس کی سزا آئین میں لکھی ہوئی ہے. اب آپ یا تو پاکستان کے رول آف لا کو اگر اسٹیبلش کرنا ہے
تو آپ ذہن بنا لیں کہ پاکستان میں آپ نے گنجائشیں دینی ہے. اگر آپ ایک گنجائش ایک جگہ پہ دیں گے آپ کو 50 گنجائشیں اور جگہوں پہ دینی پڑیں. نہیں دینی نا گنجائشیں, یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ رول آف دا لا اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اسٹیبلش کرنا ہے, اور پاک فوج کو یہ بتانا ہے کہ نو مور آف ایڈونچرزم. یہی بات ہے نا. دیکھیں جی, اس میں اٹس ناٹ دا آرمی ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. میں ایک کنفیوژن نظر آ رہی ہے نا مجھے, وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ ایک پرسنل, ایک فرد واحد ایک انسان کے پرسنل ایکٹ کو, چاہے وہ جس کیپیسٹی میں کام کر رہا قبضہ کر کے دکھائے نا اکیلے, اس کو انسٹیٹیوشن بات کرتے ہیں کہ اکیلے بندے نے کیا. میں ان کو چیلنج کرتی ہوں نا, یہ ماشاءاللہ ایم ایل اے بھی ہیں, یہ 10 مرلے کے گھر میں اکیلا قبضہ کر کے دکھا دیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو اچھی بات یہ سر بات سنیں, بات تو یہ درست ہے. جو لیگل ٹیم ہے وہ پلاننگ یہ کر رہی ہے. دیکھیں آج کے دور میں ان کے پاس اور یہ بتائیں کہ پاکستان کے کس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی شخص کو ساری زندگی کے لیے الیکشن لڑنے سے بات کر دیں. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی خود ہی خلاف ورزی کریں آپ اس کے اوپر بات کریں. نہیں, ایک بات لیکن اب یا تو مجھے بات کرنے کا موقع دیں یا پھر ان بی بی کو کچھ کہیں, حوصلہ تسلی صبر سے کام لیں. ہم نے بھی 8 سال اپوزیشن کاٹی ہے, ہم تو بھی اتنے بے صبری نہیں جتنا یہ اب ہو رہی ہیں. ان کا صبر سے بات سنیں, میری بھی بات سن لیں. میں بھی یہاں پہ پروگرام میں پارٹیسپینٹ ہوں, میں بھی یہاں پہ آپ کی دعوت پہ آیا ہوں. سومرو صاحب بھی اس طرح ہیں, نہ میں نے ان کی بات کاٹی ہے نہ میں نے ان کی بات کاٹی ہے. سومرو نہیں, مولا بخش چانڈیو صاحب. اچھا سنیں محسن, میں ایک بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں, از دس ناٹ ویری کلیئر, مطلب ہے کیا رینجرز نے وزیر اعظم کے گھر پہ چھلانگے مار کے انہیں اریسٹ کیا تھا, یا پولیس تھی, کہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, کہ جالے تھے, کہ میڈیا والے تھے؟ فوج ہی تھی نا, 111 بریگیڈ ہی موو کی تھی نا. دیکھیں جی, آپ یہ دیکھیں کہ اب میں اگر ایک آپ ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ادارے کا جو ہیڈ اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو پورا ادارہ رسپانسبل ہے, یہ غلط بات ہے. ہمیں اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. اگر ہمیں ملک کو بہتری پہ لے کر آنا ہے تو ہمیں یہ چیز کی نظر میں سب برابر ہیں, قانون کی نظر میں سب برابر ہیں, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ آپ ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے. ٹھیک ہے, میں ایگری کرتی ہوں اس سے, لیکن میں اس پوائنٹ پہ ضرور ڈیفر کرتی ہوں کہ آئی ایم اسٹل کنفیوز. سو میں اس پہ کنکلوڈ کرنا چاہتی ہوں. دا میسج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. پاک افواج اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ جو کہ پیچھے سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی, کبھی میمو گیٹ, کبھی یہ گیٹ, کبھی وہ گیٹ, میسج از ویری کلیئر. پرویز مشرف غدار ہیں, اس لیے ان کو غداری کے زمرے میں مقدمے میں ڈالا گیا ہے, اور یہ ایک سبق ہے. آج کے بعد پاکستان میں کوئی ایڈونچرزم کی گنجائش کوئی جمہوری پارٹی نہیں رکھے گی. یہ پریسیڈنٹ میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ میں سیٹ ہو چکا ہے. یہ ایک خوش آئند بات ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. اپنے گیسٹ کا بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.